दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट सीरीज में हम सॉल्व करेंगे सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट संख्या 35। इसमें हम आपके परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ बिहार पीसीएस, राजस्थान, एमपी और उत्तराखंड पीसीएस के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट संख्या 35। पहला प्रश्न मध्यकालीन भारत के इतिहास से है। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान कौन सा था, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके वारंगल, होयसल, पांड्य या फिर देवगिरी। तो आप जानते हैं सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, देवगिरी। दोस्तों देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत का अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था और इसके दक्षिण भारत के अभियान की शुरुआत 1307 में, याद रखिएगा, वर्ष 1307 में देवगिरी पर आक्रमण के साथ हुआ था। 1307 में मलिक काफूर ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया था। हालांकि इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण पर पहला आक्रमण 1303 ईस्वी में तेलंगाना पर हुआ था। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में प्रचलित मसाहत प्रणाली, देखिए मसाहत सिस्टम का संबंध किससे था। तो सही उत्तर है दोस्तों, सल्तनत काल में प्रचलित मसाहत प्रणाली का जो संबंध है वो भूमि की पैमाइश या माप कराकर लगान की वसूली से था। अगर इसकी व्याख्या आप देखें तो अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश या माप कराकर लगान वसूलना प्रारंभ किया और राजस्व संग्रह की इस प्रणाली को मसाहत प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जिसमें बिस्वा को न्यूनतम इकाई माना गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये मसाहत प्रणाली भूमि की पैमाइश या माप कराकर लगान वसूली से संबंधित था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी और दूसरा है कि प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। तो इसमें केवल कथन 2 आपका सही है। प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। दोस्तों ये देखिए, पहला कथन गलत इसलिए है कि अखिल भारतीय किसान संगठन का गठन 1934 में नहीं बल्कि 1936 यानी 1936 में हुआ था और इसका पहला सम्मेलन लखनऊ में 1936 में हुआ था। इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और एनजी रंगा महासचिव चुने गए थे और इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल कथन 2 आपका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, पहला है कि राजस्व व्यय वह चालू व्यय है जो सरकार द्वारा प्रतिरक्षा, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर किया जाता है। सही है। राजस्व व्यय को गैर विकासात्मक व्यय कहते हैं। सही है। पूंजीगत व्यय को विकासात्मक व्यय कहा जाता है। सही है। और चौथा ऑप्शन देखिए, पूंजीगत व्यय सरकार द्वारा अल्पकालीन योजनाओं तथा निर्माण पर किया जाता है। ये आपका सही नहीं है, क्योंकि देखिए पूंजीगत व्यय वह है जो सरकार द्वारा अल्पकालीन नहीं बल्कि दीर्घकालीन योजनाओं के निर्माण पर किया जाता है। और दीर्घकालिक ऋण में देखिए, दीर्घकालिक व्यय में दोस्तों बांध, रेल, औद्योगिक विकास आदि पर किए गए व्यय शामिल होते हैं और इसे विकासात्मक व्यय कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही नहीं है, क्योंकि पूंजीगत व्यय सरकार द्वारा अल्पकालीन नहीं बल्कि दीर्घकालीन योजनाओं के निर्माण पर किया जाता है। अगले प्रश्न पर आइए। देखिए, बेसल 1 और बेसल 2 मानकों से संबंधित है। इसमें देखिए, बेसल 1 मानक 1980 में तय किया गया जो बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षा तक सीमित था और ये मुख्य रूप से ऋण जोखिम पर केंद्रित था। ये आपका सही है। दूसरा है कि बेसल 2 मानक 2004 में किया गया और इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जोखिम से निपटने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को एक निश्चित मात्रा में धनराशि को अपने पास सुरक्षित रखने के मानक तय किए गए। तो दोनों देखिए दोस्तों, दोनों ही कथन ये आपके
सही है। तो आप देख सकते हैं कि बेसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है। यहीं पर बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं, जिसे बेसल मानक कहा जाता है। बेसल 1 1980 में तय किया गया था और बेसल 2 दोस्तों 2004 में निर्धारण किया गया था। भले ही ये लागू किया गया था, इसकी घोषणा 2010 में की गई। तो ऑप्शन और तीसरा है कि बेसल फ्रांस का एक शहर है। तो याद रखिएगा, ये तीसरा कथन आपका गलत है। बेसल फ्रांस का नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड का शहर है, आप जानते हैं। तो आपके कथन 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो सही उत्तर याद रखिएगा, वर्ष 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY इस योजना का शुभारंभ किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में 4% की वृद्धि दर निर्धारित करना इस योजना का उद्देश्य था और 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है, आपको बताना है। पहला है कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और उनके व्यापार से संबंधित है, ये आपका सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 16 सितंबर 1985 को अपनाया गया, जो ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों के रोकथाम से संबंधित है। तो ये गलत है, क्योंकि तिथि याद रखिए 16 सितंबर 1985 नहीं बल्कि 1987 को अपनाया गया था। और ये सही है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों के रोकथाम से संबंधित है। तीसरा है कि आप देख सकते हैं सतत विकास एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था, ये सही है। और चौथा है कि सतही ओजोन के निर्माण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और कार्बन मोनोऑक्साइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें से सही कथन जो है ऑप्शन बी नहीं है। ये देखिए, ये सही नहीं है क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1985 को नहीं बल्कि 1987 को अपनाया गया था। ओजोन परत नष्ट करने वाले पदार्थों के जो है ये रोकथाम से संबंधित है। अगला प्रश्न प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और ओजोन नहीं आते हैं, ये सही है। और द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं आते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? दोनों ही कथन सही हैं। देखिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और ओजोन ये प्राथमिक प्रदूषक नहीं बल्कि द्वितीयक प्रदूषक हैं और कथन कहा गया है कि ये प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो ये सही कथन है। और देखिए, द्वितीयक प्रदूषक में ये पूछा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और नाइट्रिक ऑक्साइड द्वितीयक प्रदूषक नहीं है बल्कि ये प्राथमिक प्रदूषक हैं। तो नकारात्मक ढंग से ये जो कथन दिए गए हैं, दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और दिए गए जो है कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ऐसी आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है जिसमें मानवीय अतिक्रमण और पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकी संकट अभी उत्पन्न नहीं हुआ हो। ये आपका गलत कथन है। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ऐसी आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है जिसमें मानवीय अतिक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो गए हों। दूसरा है कि कुंडापुर और कारवार कर्नाटक में स्थित मैंग्रोव स्थल हैं, तो ये आपका सही है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन में देखिए केवल 2 आपका सही है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन मैंग्रोव जैव विविधता ह्रास का कारण नहीं है? इसमें देखिए, जलवायु परिवर्तन, सुनामी, तूफान और बाढ़। दूसरा है झींगा उत्पादन। तीसरा है औद्योगिक कचरा और विषैला पदार्थ को जलीय पारितंत्र में छोड़ना। और चौथा है इको टूरिज्म। तो सही उत्तर है दोस्तों, मैंग्रोव जैव विविधता ह्रास का कारण इको टूरिज्म नहीं है। अगला प्रश्न है, स्माग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
आपको बताना है। पहला है कि स्मॉग से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सही नहीं है, क्योंकि स्मॉग जो है धुआं और कोहरे का संयुक्त रूप है जिसमें विषैली गैसें होती हैं। स्मॉग को प्रकाश रासायनिक धूम्र या फोटो केमिकल स्मॉग कहा जाता है। इसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर बुरा होता है। स्मॉग से आंखों में जलन, कफ, जुकाम और सीने में दर्द की समस्या होती है, तो ये सही है। तीसरा है कि स्मॉग का प्रमुख घटक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सही नहीं है। और चौथा है स्मॉग से पृथ्वी पर सौर विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि स्मॉग से पृथ्वी पर सौर विकिरण की मात्रा घटती है और साथ ही मनुष्य की आंख में जलन, कफ, जुकाम, सीने में दर्द की समस्या होती है। इससे विजिबिलिटी यानी दृश्यता भी प्रभावित होती है। तो ऑप्शन बी स्मॉग के संदर्भ में सही कथन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसका शुभारंभ 6 अप्रैल 2015 को किया गया, सही है। इसमें 6 वायु गुणवत्ता सूचकांक श्रेणियां हैं, ये भी सही है। और तीसरा है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक का आकलन 10 मापदंडों के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक का आकलन 10 नहीं, केवल 8 मापदंडों के आधार पर किया जाता है। ये कथन आपका सही नहीं है, ऑप्शन सी सही नहीं है। और इसमें 8 प्रदूषणकारी तत्वों को शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा, इसमें 8 प्रदूषणकारी तत्व लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, इनको शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स ये 6 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया। इसमें 6 वायु गुणवत्ता की श्रेणियां हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण तत्व कि इसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक का 10 मानदंडों पर नहीं बल्कि 8 मानदंडों के आधार पर जो है विभाजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन में निर्धारित शोर का मानक कितना है। तो उत्तर है 55 डेसिबल। देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के द्वारा ध्वनि प्रदूषण के लिए जो मानक तय किए गए हैं उसमें आवासीय क्षेत्रों में निर्धारित शोर सीमा 55 डेसिबल और रात में यानी नाइट में आप देख सकते हैं कि ये मात्र 45 डेसिबल है जो शोर की सीमा है। दिन में ये 55 डेसिबल तक हो सकता है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी कचरों या परमाणु कचरों से निपटाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। इसमें आपको दिया गया है मरुस्थल, समुद्र, जंगल या नमक की खानें। तो सही उत्तर हो जाएगा परमाणु कचरों को निपटाने का सबसे उपयुक्त तरीका नमक की खानें हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला कथन है कि जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1974 के द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ये सही कथन है। और दूसरा है कि 1995 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई और 1995 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया था। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। लवण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, तो ये नहीं है। ताज़ा जल नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, सही है। स्वच्छ वायु नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, ये भी सही है। और उपजाऊ मिट्टी नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो लवण या नमक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है दोस्तों। और ये वस्तुतः ऐसे ऊर्जा संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में विद्यमान होते हैं, जिनका प्रकृति द्वारा स्वतः पुनर्भरण होता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ताज़ा जल, स्वच्छ वायु और उपजाऊ मृदा नवीकरणीय मृदा संसाधन हैं, लवण इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है। ऑप्शन है औद्योगिक जल, मल जल, नगरीय क्षेत्रों का वर्षा जल या कृषि फार्मों का जल। तो सही उत्तर है मल जल। दोस्तों जल में प्राकृतिक रूप से शुद्धिकरण की प्रक्रिया पाई जाती है,
लेकिन जब इसमें प्रदूषक की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। मल जल का बहिर्श्रावण जो है दोस्तों जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत है और इससे जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि शैवालों का तीव्र गति से विकास होने लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक है? चारागाह, औद्योगिक प्रतिष्ठान, ग्लेशियर या महासागर? तो सही उत्तर है महासागर। दोस्तों महासागर सबसे बड़ा कार्बन सिंक है जो वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड को भौतिक और जैविक रूप से संग्रहित करता है। मिट्टी, चारागाह और जंगल भी कार्बन सिंक होते हैं और औद्योगिक प्रतिष्ठान कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक नहीं है, जबकि वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। तो महासागर सबसे बड़े कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताया गया है कि आईसीसी पहला अस्थायी संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से संबंधित अपराधों के अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए किया गया है। तो ये सही है। भारत और अमेरिका इसके सदस्य हैं। ये दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि भारत जो है देखिए देखा जाए तो कथन एक सही है। इस संविधि में 1 जुलाई 2002 से प्रभावी हुई थी और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य है। तो केवल कथन एक आपका सही होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न G7 से संबंधित है। G7 के सदस्य देश कौन हैं आपको बताना है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, इनमें से कौन G7 के सदस्य हैं? तो वर्तमान में अमेरिका, कनाडा, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान इसके सदस्य हैं, 7 सदस्य। रूस इसका सदस्य नहीं है। तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ये ऑप्शन डी। 1, 3, 4 और 5 इसके सदस्य हैं, 2 यानी रूस इसका सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों आयोगों में से कौन सी मूल कर्तव्यों से संबंधित है? देखिए, न्यायमूर्ति वर्मा समिति, स्वर्ण सिंह समिति और सरकारिया आयोग। तो देखिए दोस्तों, न्यायमूर्ति वर्मा समिति और स्वर्ण सिंह समिति, ये 2 समितियां मूल अधिकारों से संबंधित हैं और सरकारिया आयोग केंद्र राज्यों के जो है संबंधों का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 सही हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि यह राज्य के विधानमंडल के सत्र में नहीं होने पर अध्यादेश प्रख्यापित करता है, सही है। यह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य करता है, सही नहीं है। और तीसरा है कि यह निर्वाचन आयोग की राय से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर विनिश्चय करता है, ये आपका सही है। दोस्तों, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में नहीं, बल्कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। कथन 2 आपका गलत हो जाएगा। 1 और 3 सही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। कथन 1 और 3, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रीटों में से कौन सी सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है? इसमें देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध। तो कौन सी रीट? दोस्तों देखिए, उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय के 226 द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा की रीट जारी की जाती है। परमादेश रीट न्यायालय द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को, प्रतिषेध केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों को, और इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण ये सरकारी और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो केवल 1 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर समितियाँ और उनकी अनुशंसाएं दी गई हैं, उनका एक दूसरे से मिलान करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बताना है कि इन समितियों में से अशोक मेहता समिति न्याय पंचायतों का गठन। तो आप देखिए, अशोक मेहता समिति न्याय पंचायतों का गठन सही है। GVK राव समिति जिला विकास आयुक्त का सृजन सही है। LM सिंघवी समिति जो है न्यायिक अधिकरणों की स्थापना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगामी परीक्षाओं के लिए जरूर देखिएगा। और ये तीनों ही दोस्तों, तीनों ही युग्म सही सुमेलित हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी केवल 1, 2, 3, तो ये तीनों ही युग्म आपके सही सुमेलित हैं।
अगला प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था से ही भारत के संविधान के संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित की जा सकती है? दूसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, छठवीं और सातवीं अनुसूची, इसमें से कौन सी अनुसूचियां दोस्तों संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित की जा सकती हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए दूसरी अनुसूची, इसमें आप देख सकते हैं दूसरी, पांचवी और छठवीं, यहाँ पर देखिए 2, 5 और 6 इन अनुसूचियों का संविधान के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। सातवीं अनुसूची के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता है। तो इसमें 2, 5, 6, तो देखिए दूसरी और छठवीं यानी 1 और 3 का संशोधन संसद के साधारण बहुमत से किया जा सकता है। ऑप्शन बी केवल 1 और 3 इन विकल्पों के आधार पर सही है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों के मुद्दों का परीक्षण करने के लिए किन समितियों या आयोगों का गठन किया गया था? पुंछी आयोग, मलिमथ आयोग, सरकारिया आयोग और राजमन्नार आयोग। तो इसमें आप देख सकते हैं 1, 3, 4 पुंछी, सरकारिया और राजमन्नार समिति का गठन केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए किया गया था। और मलिमथ समिति ये आपराधिक न्याय प्रणाली, आपराधिक यानी क्रिमिनल जस्टिस में सुधार करने के लिए इनकी अध्यक्षता में मलिमथ कमेटी बनी थी। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के निबंधन और शर्तों को निर्धारित करता है? इसमें है राष्ट्रपति, केंद्रीय सरकार, संसद या राज्यपाल। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हाल में संसद में आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत के संशोधन में केंद्र सरकार को केंद्रीय और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्तों और सेवा के निबंधन को विहित करने का अधिकार है। तो इसमें सही उत्तर ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार को। दोस्तों केंद्रीय सरकार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के निबंधन और शर्तों को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां भारत में पुलिस सुधार से संबंधित हैं? आपको बताना है। रिबेरो समिति, पदान भैया समिति, नरेश चंद्र समिति और मलिमथ समिति। तो 1, 2 और 4, देखिए 1 रिबेरो, पदान भैया और मलिमथ समिति, 1, 2 और 4 ये आपके दोस्तों ये पुलिस सुधारों से संबंधित है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये समितियां हैं, नरेश चंद्र समिति जो है ये देश में रक्षा प्रबंधन की समीक्षा करने और मुख्य रक्षा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में सुझाव देने के लिए गठित की गई थी नरेश चंद्र समिति। जबकि रिबेरो, पदान भैया और मलिमथ समिति ये भारत में पुलिस सुधारों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है? इराक, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत। तो सही उत्तर ऑप्शन ए इराक। दोस्तों इराक जो है ये खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है। सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन पर ओपेक के बारे में विचार कीजिए। ओपेक के सदस्य देशों द्वारा 2/3 वैश्विक तेल का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा इसमें दिया गया है कि ओपेक प्लस कच्चे तेल के उत्पादकों का एक गठबंधन है जो तेल बाजारों में आपूर्ति में सुधार का कार्य करता है। और तीसरा कथन है, ओपेक की सदस्यता किसी भी देश के लिए खुली है जो तेल का पर्याप्त निर्यातक देश है और संगठन के आदर्शों को साझा करता है। तो सही उत्तर है कथन 2 और 3 आपके सही हैं। जो पहला कथन है कि ओपेक के सदस्य देशों द्वारा 2/3 वैश्विक तेल का उत्पादन किया जाता है, तो ये सही नहीं है। ओपेक दोस्तों ये 13 सदस्यों का एक संगठन है। इसके द्वारा विश्व के तेल के लगभग 40% तेल का उत्पादन किया जाता है। तो पहला कथन आपका सही नहीं है। 2 और 3 आपके कथन सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंपी तरंगों के संबंध में विचार कीजिए। देखिए पी तरंगें या प्राइमरी तरंगों का कंपन तरंग संचरण के लंबवत होता है
और दूसरा है कि एस तरंगे सभी माध्यमों जैसे ठोस, द्रव और गैस में गमन कर सकती हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? पी तरंगों का कंपन जो है तरंग संचरण के लंबवत नहीं होता है। ये तरंग अनुदैर्घ्य या संपीड़ित तरंगें होती हैं। ये ध्वनि तरंगों के अनुरूप होती हैं। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि यस तरंगे सभी माध्यमों ठोस, द्रव और गैस में गमन कर सकती हैं। तो दोस्तों पी तरंगों की गति सर्वाधिक होती है। जो है एस तरंगे सभी माध्यमों में गति नहीं कर सकती हैं, इसलिए जो है ऑप्शन 2 यानी कथन 2 भी आपका गलत है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। न तो 1 और न 2 दोनों ही सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है चट्टानों और उनके प्रकारों के मध्य संबंध पर विचार कीजिए। शिष्ट अवसादी चट्टान, संगमरमर, कायांतरित चट्टान, नीस आग्नेय चट्टान, इनमें से कौन सा जो है सही है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तीनों ही चट्टानें आपके कायांतरित चट्टान हैं। देखिए, शिष्ट, संगमरमर और नीस तीनों ही कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं, इसलिए सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा केवल 2 संगमरमर कायांतरित चट्टान। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 2। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में लगाइए। जास्कर, लद्दाख, काराकोरम और शिवालिक। तो सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी है, 3 हो जाएगा। उसके दक्षिण में दोस्तों लद्दाख श्रेणी है, 2 हो जाएगा। फिर जास्कर श्रेणी है, 1 हो जाएगा। और शिवालिक श्रेणी सबसे लास्ट में। तो 3, 2, 1, 4 सही क्रम हो जाएगा। देख लेते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, दी गई पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला और इस प्रैक्टिस सेट का आज के जो टेस्ट का आखिरी प्रश्न है। लक्षद्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप समूह का सर्वाधिक उत्तरी द्वीप है। और दूसरा कथन है कि ये प्रवाल निक्षेपों से निर्मित हैं। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? दोस्तों इसमें केवल कथन 2 आपका सही है, इसलिए कि मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप समूह का सबसे उत्तरी नहीं बल्कि दक्षिणी। एक चीज़ याद रखिएगा, मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 सही इसलिए है क्योंकि पूरा लक्षद्वीप जो है ये प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। केवल 2 आपका सही होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और अन्य राज्यों जैसे बिहार पीसीएस, एमपी, राजस्थान पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस के साथ साथ आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस आदि परीक्षाओं के लिए आयोजित किए जाने वाले सामान्य अध्ययन खंड का महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज सॉल्व किया। और ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।